भ्रष्टाचार की कड़ाई में पकी शराब के आरोप सीएम केजरीवाल के दामन पर पड़े तो बात दूर गई। दिल्ली वालों के दिलो दिमाग में सवाल उठे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो दिल्ली कौन चलाएगा? दिल्ली सरकार तिहाड़ से चलेगी या एलजी दिल्ली के बॉस बन जाएंगे? क्या संवैधानिक संकट से घिरी दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है? आपदा में अवसर तलाशना सियासत का सिद्ध सिद्धांत है। आपके नेता तो जेल में भी सरकार का फ्यूचर देखते हैं, लेकिन बात दिल्ली के फ्यूचर की है। यक्ष प्रश्न यही है, तिहाड़ से सरकार चलेगी कैसे? अगर केजरीवाल जेल भेज दिए गए तो दिल्ली का क्या होगा? इन सवालों के जवाब संविधान की किताब में मिलते हैं, कानून की किताब में मिलते हैं। जानकार क्या कहते हैं, समझिए। दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोष सिद्धि आवश्यक है। यानी ये साबित करना होगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और उन्हें एक तय समय से ज्यादा के लिए सजा भी मिली। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। दिल्ली केंद्र के अधीन है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार उपराज्यपाल के पास है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह चर्चा है कि क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है। इस सवाल पर संवैधानिक नियमावली क्या कहती है, यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि एलजी विनय कुमार सक्सेना कैसे दिल्ली के बिग बॉस बन सकते हैं और संविधान क्या कहता है। सत्ता संरचना के हिसाब से दिल्ली विचित्र है। यहाँ एक निर्वाचित सीएम होता है और केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया उपराज्यपाल। उपराज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों से किसी भी इमारत को जेल में बदल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए केवल पत्र लिख सकते हैं, वो भी नियमित तौर पर नहीं। जेल से कैबिनेट मीटिंग करना, जनहित से जुड़ी फाइलों पर साइन करना आसान नहीं होगा। अगर अरविंद केजरीवाल एलजी से गुहार लगाते हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए और अगर एलजी मान जाते हैं तो केजरीवाल के लिए सरकार का कामकाज देखना आसान होगा। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकरार जग जाहिर है। ऐसे में क्या विनय कुमार सक्सेना केजरीवाल का संकट हरेंगे या खुद दिल्ली के बिग बॉस बन जाएंगे? गवर्नर खुद अपने इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन इन मामलों में नहीं ले सकते, एक्सेप्ट उनके जो एरियाज उसमें ईयरमार्क किए हुए हैं। बाकी सारी चीजों में उनका पूरा अधिकार इलेक्टेड गवर्नमेंट को है। फिर पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लाके इसको सारा चेंज कर लिया, करके आज एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन यहाँ पर है। अब पता नहीं, किसी को पता नहीं है ब्यूरोक्रेट्स किसके लिए जवाबदेह है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ जवाबदेह है या लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ जवाबदेह है। ये सारी चीजें आज कंफ्यूजन में है और मिनिस्टर जो डिसाइड करता है उसको ऑफिशियल्स नलिफाई भी कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजंस है। अब एक बड़ा सवाल, क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है? बढ़ रही है तो कैसे? उपराज्यपाल किन हालात में दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल का अनाउंसमेंट कर सकते हैं? क्या मौजूदा सिनेरियो ऐसा है? संविधान क्या कहता है?
दिल्ली की भूमिका के संबंध में केजरीवाल को सीएम बने रहने के लिए जेल से राहत मिलना जरूरी है। अगर केजरीवाल को राहत नहीं मिली और वो जेलबंदी हो गए तो उपराज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 ए के तहत संवैधानिक मशीनरी की विफलता को उचित ठहरा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली पर केंद्र सरकार का नियंत्रण और निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन क्या दिल्ली में ऐसा संभव है? तो कैसे? कानून में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट होने के बाद रिजाइन करना पड़े। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही है कि उसकी फंक्शनिंग, सरकार की फंक्शनिंग हैम्पर होगी और इस केस में एक संवैधानिक संकट का विषय भी उठ सकता है कि अगर सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चलाई जा सकती तो उस केस में जो केंद्रीय सरकार है वो राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि कर सकती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। लेकिन अगर मेजॉरिटी पार्टी अपना एक नया नेता चुनकर उस नए नेता को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए रिकमेंड करती है तो सरकार उसको वोट देने के लिए बाध्य हो जाएगी। अब एक और कानूनी पहलू है जिस पर गौर करना जरूरी है। संविधान कहता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी जेल जाता है तो उसे निलंबित करने का नियम है, लेकिन राजनेता के लिए ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस तरह अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अब ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन कब कब लागू किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने या इसमें किसी भी तरह का व्यवधान पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दो बातों को इसमें आधार बनाया जा सकता है। पहला, जब सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में सक्षम ना हो तब। दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में विफल रहती हो तब। एक और बात, कानून की किताब में करप्शन गुनाह अजीम है। करप्शन दाग दामन पर लगे तो देश ने कुर्सी पर आसीन मुख्यमंत्री को अरेस्ट होते देखा। स्वराज की अलग जगाने वाले, करप्शन नाश का नारा देने वाले दिल्ली के सीएम केजरीवाल को करप्शन केस ने सलाखों वाले दिन दिखा दिए।